हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस जोन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई 2009। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था जो मानव समाज को, जो छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है और देश के विकास के लिए नए आयाम तैयार करती है। ये कहा जाता है शिक्षा के बारे में कि वही राष्ट्र प्रोग्रेस कर सकता है, वही राष्ट्र तरक्की कर सकता है जिस राष्ट्र में शिक्षा की प्रणाली बहुत प्रभावी होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य को शिक्षित और स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है और इन दोनों के सहयोग से ये दोनों मिलकर जब एक व्यक्ति के शरीर में व्यवस्था के रूप में पहुंच जाते हैं, तब वो व्यक्ति सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए सहयोग देता है। और जब समाज का शिक्षित व्यक्ति, समाज का शिक्षित समुदाय सरकार के विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयास करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि राष्ट्र के अंदर विकास की एक नई प्रक्रिया, राष्ट्र के विकास में नए आयाम स्थापित होते हैं। 15 अगस्त 1947 को लंबे संघर्ष के बाद हम अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्ति मिली और भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। उस समय हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी और तत्कालीन सरकार ने उन सब समस्याओं का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, उन सब समस्याओं का समाधान कहाँ से था? उन सब समस्याओं का समाधान शिक्षा से था। इसीलिए उस समय की सरकार ने ये माना कि शिक्षा की प्रणाली को एक ऐसा रूप दिया जाएगा, एक ऐसा आधार दिया जाएगा जिसका प्रयोग करके हम स्वतंत्रता भारत की कल्पना जो स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी उसको सार्थक रूप प्रदान कर देंगे। इसके लिए सरकार ने आज तक अनेक आयोगों और नई शिक्षा नीतियों का निर्माण किया है। अभी 1986 की शिक्षा नीति के बाद 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से बदल के रख दिया है, तो इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य शिक्षा को नए आयाम, शिक्षा को एक नया रूप प्रदान करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत किन ऐसे प्रावधान किए जाएं जो शिक्षित समुदाय को बना सके। हमारे यहाँ बहुत सी आबादी आज भी अशिक्षित है। इन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ आरटीई 2009 को लागू किया गया। आरटीई को लागू करने में 1983 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया कि जीवन के अधिकार का अर्थ तो तभी है जब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिला हो। इस फैसले ने सरकार को 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा फ्री करने का रास्ता तैयार किया और उसी के परिणाम स्वरूप संविधान के 86वें संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान आरंभ किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के क्षेत्र में वो दिन आया जिसने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित किया, क्योंकि आरटीई यहाँ से लागू इस दिन देश में कर दिया था। तो संविधान की धारा 21A को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए यह अधिकार क्या करता है? यह शिक्षा की गारंटी देता है। गारंटी किसे देता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो किसी कारण से स्कूलों से ड्रॉप हो गए हैं या स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, उन सबको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके लिए इस अधिनियम में अनेक प्रावधान किए हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के लिए इस आरटीई को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ये 5 भाग क्या हैं? इसमें सबसे पहला है बच्चों के अधिकार, क्योंकि जब तक
बच्चों के अधिकार, आरटी किसके लिए बनाया गया है? बच्चों के लिए। और बच्चों के अधिकारों में सबसे पहला अधिकार क्या है कि उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। एज क्या रखी है? 6 से 14 वर्ष। आयु सीमा में छूट, विशेष कारणों में बच्चे को आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है। फीस पर प्रतिबंध, ये जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, इन बच्चों के को निःशुल्क शिक्षा दी गई, अर्थात उनसे सरकारी स्कूल कोई भी रुपया फीस के रूप में नहीं लेंगे। इसके साथ साथ इस अधिनियम की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि शारीरिक दंड के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई भी अध्यापक बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट, छात्रों के बाद जो महत्वपूर्ण है, छात्रों को शिक्षित कौन करेगा? अध्यापकों के उत्तरदायित्व। अध्यापकों के उत्तरदायित्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निजी शिक्षण पर रोक, अर्थात कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा। उसके साथ साथ अध्यापकों के लिए नवीन ज्ञान की जानकारी रखना भी अनिवार्य कर दिया, और इसके लिए यह अधिनियम उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। और उसके बाद यह अध्यापकों से जो गैर शिक्षा से संबंधित कार्य लिए जाते हैं, उन कार्यों के ऊपर भी यह अधिनियम प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है विद्यालय प्रशासन के उत्तरदायित्व, अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर विद्यालय के संचालन में सहयोग देते हुए विद्यालय के जो उत्तरदायित्व है उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। और इस विद्यालय के उत्तरदायित्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आज के समय में हमारे यहाँ निजी एवं सरकारी शिक्षा कौन सी बेहतर है, इसके ऊपर विवाद भी है, इसके ऊपर बहस भी होती है। और अधिकतर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ें, तो गरीब व्यक्तियों के बच्चे निजी स्कूलों की फीस नहीं दे पाते थे, इसीलिए उनके लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया और 25% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। ग्रामीण स्कूलों का परिवेश सुधारने के लिए स्कूल प्रबंध समितियों का निर्माण भी किया गया है और समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया है। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन। किसी भी एजुकेशन की सफलता उसके पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है कि यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही। तो रोजगार की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम को एक नई तकनीकी रूप प्रदान कर दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कौशल पर आधारित एजुकेशन को अवसर दिया है। और इसका परिणाम क्या हुआ है कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लग रहे हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा को मातृभाषा में शिक्षा का स्वरूप प्रदान कर दिया है। और अन्य प्रावधानों के रूप में छात्रों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डोनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। डोनेशन पर प्रतिबंध लगाने वाली सबसे पहली स्टेट मेरे हिसाब से दिल्ली थी, और अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बात की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो सत्र है वो उसके अंदर ग्रोथ की, और उस ग्रोथ का परिणाम क्या है कि वहाँ पर आज सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और निजी स्कूलों की डोनेशन देकर जो नर्सरी क्लासों के अंदर महानगरीय जीवन में था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पुस्तकालयों का निर्माण, अर्थात जो कंसेप्ट लाइब्रेरी की केवल महानगरीय जीवन में थी, ये कंसेप्ट आरटी ने ग्रामीण स्कूलों और अब गांवों के अंदर, शहरों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो यह अधिनियम उनको पुस्तकालयों का अवसर प्रदान करता है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आरटीई 2009 एक ऐसा कानून है, एक ऐसा अधिकार है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए, एक ऐसा उन बच्चों के भविष्य को या उनके सपनों को पूरा करने वाली एक ऐसी कल्पना है जिसने
एजुकेशन के क्षेत्र को एक नया स्तर प्रदान करते हुए गरीब बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और उनसे राष्ट्र के विकास में सहयोग लेने का कार्य किया है। और इसके लिए 1947 से आज तक गठित जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों के सहयोग को हम सार्थक या सराहनीय पहल के रूप में उसकी गणना कर सकते हैं।